हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरटी एकेडमी। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि साइंस क्या होती है, साइंस को मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और बायोलॉजी भी साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। साथ ही साथ वो तमाम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को किसी न किसी तरह मुतासिर करें, उनकी स्टडी भी हम बायो में करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। आप अगर जितने भी जानदार हैं ना, उनकी आप रफ सी क्लासिफिकेशन करें तो 3 किस्म के जानदार बनते हैं। एक एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आप एनिमल्स की स्टडी कर रहे हो, एनिमल्स भी ज़ाहिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स की स्टडी अगर आप कर रहे हो तो उसको बायो की अलग फील्ड बनाया गया है जिसको हम कहते हैं जूलॉजी। उसमें हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके फीचर्स, उनके फंक्शंस, उनके स्ट्रक्चर को, और साथ ही साथ उनके बिहेवियर को, वो अपने माहौल को साथ किस तरह इंटरेक्शन करते हैं, इन सब बातों को हम जूलॉजी में पढ़ते हैं जो कि एनिमल से रिलेटेड होते हैं। उसके आगे चलो तो अगली फिर प्लांट्स की स्टडी। अगर प्लांट्स को आप स्पेसिफिकली स्टडी कर रहे हो तो उसको हम बॉटनी कहते हैं, उसके लिए क्या फील्ड रखी गई है, बॉटनी। इसी तरह अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो तमाम जानदार जो कि हम आम आंख से नज़र नहीं आते हमें, उनकी स्टडी अगर आप कर रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है। तो ये 3 मेन फील्ड्स हैं आपके पास, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रो बायोलॉजी। अभी आप सिर्फ बायो के नाम से बुक पढ़ रहे हो, बायोलॉजी के नाम से सेकंड ईयर तक आप इसी तरह पढ़ते हो। उसके जब आगे आप जाते हो तो क्योंकि फिर इल्म बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप किसी एक फील्ड को स्पेसिफिकली चुनते हो कि आप जूलॉजी पढ़ते हो या बॉटनी पढ़ते हो या फिर माइक्रो बायोलॉजी पढ़ते हो, तो वो फिर आगे आपके पास चॉइस होती है। आज अच्छा, अगला टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसको आप सब फील्ड्स भी कह सकते हो। सब फील्ड्स मतलब अगर आप जूलॉजी पढ़ रहे हो तो जूलॉजी के अंदर फिर कौन कौन सी फील्ड्स हैं वो सब। इसी तरह अगर बॉटनी पढ़ रहे हो, बॉटनी के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स हैं, सब फील्ड्स। ठीक है। तो सब फील्ड्स कह दो या फिर ब्रांचेस कह दो बायो की, क्योंकि सारा कुछ तो बायो से रिलेटेड है, बायो को ही पढ़ रहे हैं हम मेन। तो पहली ब्रांच आती है मॉर्फोलॉजी। पहली ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के वर्ड पर आप गौर करो ना तो इधर आता है मॉर्फ। मॉर्फ मॉर्फ कहते हैं शेप को, मॉर्फ मीन शेप। और लॉजी का तो आपको बताया था, लॉजी मतलब स्टडी, लोगोस से निकला है ग्रीक वर्ड। तो जितनी ब्रांचेस आप पढ़ोगे, पहली लाइन उसमें आप पेपर में कोई ब्रांच आ गई आप लिखते हो तो पहली लाइन आपने ये लिखनी है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ। आगे फिर 2-3 अल्फाज सिर्फ चेंज होंगे जो कि आपने हर एक ब्रांच में अलग अलग लिखने हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, इसमें पढ़ते हो एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स से क्या मुराद है, आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के या ऑर्गेनिजम्स में पाए जाने वाले ऑर्गन्स की शेप को डिस्कस कर रहे हो, उसके कलर को, उसके साइज को, शेप, कलर, साइज, या फिर उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को। कौन सा स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इन सब चीज़ों की स्टडी आप किस में करते हो, मॉर्फोलॉजी। अच्छा, आप एग्जांपल समझ लो। अगर मैं इस तरह ये स्ट्रक्चर बनाऊँ, इधर बना लेता हूँ, इस स्ट्रक्चर को देखकर आपको क्या जहन में आ रहा है कि ये क्या है, किडनी है। ठीक है। अगर मैं ये स्ट्रक्चर बनाऊँ कुछ इस तरह से, ये स्ट्रक्चर बनाना, तो ये क्या है, लंग्स है। अब आपने कैसे इन ऑर्गन्स को कैसे पहचाना है, उनके शेप को देखकर। ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी में हम यही चीज़ पढ़ते हैं, ऑर्गन्स की या फिर एक्सटर्नल अपीयरेंस को पढ़ते हैं कि वो किस तरह दिखाई देते हैं, उनका नॉर्मल कलर क्या है। अब किडनी का नॉर्मल कलर क्या है, बीन शेप्ड ऑर्गन है, बीन की तरह ये दिखाई देता है।
अब आप देखो, ये किडनी है, ये लंग्स हैं, इन ऑर्गन्स को आपने कैसे पहचाना है? इनकी आप शेप को स्टडी कर रहे हो या इनके स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हो, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के, ये दिखते कैसे? तो ये सारे के सारे, इनका कलर क्या है, इसका नॉर्मल कलर क्या है, पेल रेड कलर है, ठीक है। इसका साइज़ कितना है, नॉर्मल साइज़, इसकी लेंथ कितनी है, वेट कितनी है, तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। बस ये याद रखना है कि स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, लेकिन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल, इंटरनल में नहीं जाना है, इंटरनल के लिए अलग ब्रांच है, उसको अब आप आगे देखो। दूसरी ब्रांच है एनाटॉमी। It is the branch of biology which deals with the study of internal physical structure of organisms. इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर, किडनी को बाहर से जब तक आप डिस्कस कर रहे थे तो वो मॉर्फोलॉजी में आता था। अब किडनी के अंदर क्या है, अंदर अगर इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करोगे तो वो किस ब्रांच में आएगा, एनाटॉमी में आएगा। किडनी के अंदर आपको पता है, अगर इसको आप ऐसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इसके लो तो इसके अंदर कुछ इस तरह पायरामिड शेप होती हैं, इस तरह पायरामिड्स बने होते हैं जिनको हम रीनल पायरामिड्स कहते हैं। इस तरह फिर ये रीनल पेल्विस है बीच में। तो अब आप इंटरनली स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हो तो ये किस ब्रांच में आएगा, एनाटॉमी में आएगा, ठीक है। दोनों में मेन डिफरेंस क्या हुआ, इधर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं, साथ में उनके शेप को, ऑर्गन्स के साइज और कलर वगैरह को, और इधर आप डिस्कस कर रहे हो इंटरनल स्ट्रक्चर को। इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, सिर्फ आपने बनावट को देखना है कि वो किस लिहाज से अरेंज है, उनके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर है। ये नहीं देखना कि ये अब किस किस्म के टिश्यू से बने हुए हैं। टिश्यूज़ को डिस्कस यहाँ नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि उसके लिए फिर अलग ब्रांच है, वो हम आगे हिस्टोलॉजी में, टिश्यूज़ के बारे में हिस्टोलॉजी में भी पढ़ते हैं। आपको पता है सेल्स इकट्ठे होते हैं, टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू जब इकट्ठे होते हैं तो ऑर्गन बनता है। लेकिन ये आपने डिस्कस नहीं करना कि ये किस किस्म के टिश्यू से बने हुए हैं, क्योंकि उसके लिए फिर अलग ब्रांच है, ठीक है। अच्छा, अब इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा हुआ है, हमारे कौन से काम आएगा। तो अब आप देखो, ये किडनी का नॉर्मल स्ट्रक्चर है, आपको रीनल पायरामिड्स देखेंगे और इस तरह रीनल पेल्विस होगा। लेकिन अगर आप किडनी को स्ट्रक्चर को देखते हो और आपको इधर कोई ब्लैक स्पॉट नज़र आ जाए इस तरह, तो अब इसका क्या मतलब है कि ये किडनी में क्या है, एबनॉर्मैलिटी है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि इसमें कोई ना कोई ख़राबी आ गई है गुर्दे के अंदर। तो ये किस चीज़ का प्रूफ है कि इधर कोई किडनी स्टोन बना है, कोई किडनी स्टोन बना है। अब ये एबनॉर्मैलिटी, तो एबनॉर्मैलिटी को आप तभी पहचानोगे ना जब आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर का पता होगा कि नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है। नॉर्मल स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करोगे दूसरे स्ट्रक्चर को, एबनॉर्मल स्ट्रक्चर को, तो तभी आपकी एबनॉर्मैलिटी के बारे में रिकॉग्निशन कर सकोगे। तो इसका क्या मतलब है कि हम, इसका स्कोप क्या है डिजीज़ डायग्नोसिस में, डिजीज़ एनाटॉमी की स्टडी हमें किस चीज़ में मदद देती है, डिजीज़ डायग्नोसिस में, बीमारियों को पहचानने में, एबनॉर्मैलिटीज़ को पहचानने में, साथ ही साथ उन एबनॉर्मैलिटीज़ के लिए फिर मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है। पहले आपने डिजीज़ को पहचान लिया कि कोई ना कोई एबनॉर्मैलिटी है, अब उसके लिए आप मुख्तलिफ तरह से मेडिसिन तजवीज़ करोगे कि किस तरह से। अब किडनी के एग्जांपल को देख लो, इस स्टोन को अब कैसे ख़त्म करेंगे हम किडनी से, तो इसके लिए आप एक टेक्निक डेवलप करते हो कि इसकी लिथोट्रिप्सी कर दें। लिथोट्रिप्सी में आपने पढ़ा था कि लिथोट्रिप्सी क्या है, एक एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स या फिर अल्ट्रासाउंड जिस्म के बाहर से एक मशीन से गुजरती हैं, इसके ऊपर बम्बार्ड करेंगे हम इस तरह। उससे क्या होगा कि ये स्टोन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, ठीक है, और फिर वही हमारी यूरिन के ज़रिए से हमारे जिस्म से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिजीज़ डायग्नोसिस और फिर उसके लिए मेडिकल डिवाइसेस मुख्तलिफ़ तरीके से उनका इलाज ढूंढने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ अच्छा, अब इस पूरे काम में हमें क्या फ़ायदा हुआ है कि इम्प्रूवमेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो गई, बेटर हो गई। क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो गई, बेटर हो गई।
एनाटॉमी में आपने इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है। फिजिकल इसलिए लिखा है कि आपने सिर्फ और सिर्फ उसकी बनावट को देखना है, टिश्यू लेवल पे नहीं जाना कि आगे बनावट की साख्त क्या है। मतलब ये अगर इसके अंदर ये पैरामिड्स आपको नज़र आ रहे हैं, रिनल पैरामिड्स, तो ये किस किस्म के टिश्यू से मिलकर बने हैं, इस चीज़ को आपने डिस्कस नहीं करना, टिश्यूज़ को डिस्कस नहीं करना। ये पहले आपको बता चुका हूँ क्यों नहीं करना, क्योंकि टिश्यूज़ की स्टडी के लिए फिर हम अलग ब्रांच बनाते हैं जिसको हिस्टोलॉजी का नाम दिया जाता है। तो अगली ब्रांच आप हिस्टोलॉजी को ही देख लो, तीसरी ब्रांच हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी में आप क्या पढ़ोगे, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज की स्टडी करते हैं हिस्टोलॉजी में। बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, और ये टिश्यूज इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, कोई भी ऑर्गन बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप टिश्यूज की स्टडी कर रहे हो उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। अच्छा, अगली ब्रांच है, चौथी ब्रांच है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में आप क्या पढ़ोगे, इधर आपने स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है इन दो ब्रांचों में। स्ट्रक्चर के बाद अगला काम क्या आता है कि जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं उनका फंक्शन क्या है। तो किसी भी ऑर्गन के अंदर, किसी भी बॉडी पार्ट्स के फंक्शन को अगर आप डिस्कस कर रहे हो तो उसको हम फिजियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ठीक है। फिजियोलॉजी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। किडनी है, किडनी के अंदर अगर इसको जूम करके देखा जाए तो उसका स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन्स हैं। नेफ्रॉन्स का फिर आगे काम क्या है, किडनी का काम क्या है, यूरिन बनाना। अब वो यूरिन को किस तरह बनाता है, कौन कौन से स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व हैं, तो उस चीज़ को हम किस में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। आपको पता है कि अगर नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो उसमें ग्लोमेरुलस होता है, बोमेंस कैप्सूल होता है, फिर आगे कन्वोल्यूटेड डक्ट्स हैं और लूप ऑफ हेनले है। तो अब ब्लड जब किडनी के अंदर यहाँ से दाखिल होगा तो वो ग्लोमेरुलस में उसकी फिल्ट्रेशन होगी, सारा कुछ ब्लड से निकाल दिया जाएगा। उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, ज़ाहिर है हमारे फ़ायदे की चीज़ें भी हैं जिसको हम दोबारा एब्जॉर्ब कर लेंगे किडनी के ज़रिए, और जितना भी वेस्ट है वो सारा कुछ फ़िल्टर होके फिर उसको क्या बनाएंगे, यूरिन बनाएंगे। तो इस जब आप फंक्शन को डिस्कस करते हो तो फंक्शन के लिए कौन सी ब्रांच आएगी, फिजियोलॉजी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह फंक्शन में बुक में एग्जांपल दी गई है सर्कुलेटरी सिस्टम का। सर्कुलेटरी सिस्टम का आपका पूरे जिस्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, अब मैं मल्टी सेलुलर हूँ, आप भी मल्टी सेलुलर हैं, हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा सेल्स हैं, खरबों की तादाद में सेल्स हैं। हर सेल को न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। इसी तरह हर सेल्स को रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब वो ऑक्सीजन उस हर सेल को किस तरह प्रोवाइड की जाएगी, उसके लिए कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है हमारे जिस्म में, सर्कुलेटरी सिस्टम में। जितने भी वाइटल सब्सटेंसेस हैं हमारे जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचाना, वो किसका काम है, सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में दो किस्म के सेल्स आते हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं और वाइट ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर एक प्रोटीन होती है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। अच्छा, हीमोग्लोबिन क्या है, जब मैं सांस अंदर लेता हूँ ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है, लंग्स में, वहाँ से ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है। रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर जो प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड होती है, फिर वो खून के ज़रिए, खून ज़ाहिर है खून हमारे जिस्म के हर सेल तक पहुँचता है, तो वहाँ से उस हीमोग्लोबिन के ज़रिए ऑक्सीजन को सेल के हर सेल तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो अब अगर आप फंक्शन को डिस्कस करोगे तो वो कौन सी ब्रांच में आएगा, फिजियोलॉजी में आएगा। अगली ब्रांच है साइटोलॉजी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल। सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। अब आपको पता है सेल के अंदर भी पूरी एक दुनिया बसी है। सेल को स्ट्रक्चर को आप डिस्कस करते हो, ये हमारा एक सेल है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, साथ में बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं, ये राइबोसोम्स वगैरह हैं, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, गोल्जी अपैरेटस आ जाएगा, और भी बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं, लाइसोसोम्स हैं, गोल्जी अपैरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है। अच्छा, इधर जो फ्लूइड होता है उसको क्या कहते हैं, फ्लूइड वगैरह को, फ्लूइड को कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो अब हर
पूरे सेल के आप स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हो, उसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइज हैं, उनका फंक्शन क्या है, इन सब चीज़ों को हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं, साइटोलॉजी में। ठीक है, अगली ब्रांच एम्ब्रियोलॉजी। Embryology. It is the branch of biology which deals with the study of development of organism, from fertilized egg. फर्टिलाइज्ड एग लिख लो या फिर इसकी जगह एम्ब्रियो भी लिख सकते हो, एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन सी रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो उसमें आपको पता है मेल फीमेल का कंसेप्ट है, मेल है फीमेल है। मेल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहाँ पर क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं। फीमेल्स के अंदर एग होता है। अच्छा, अब ये स्पर्म्स और एग जब मिलते हैं फर्टिलाइजेशन के ज़रिए, ये मिलेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्या है, यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस सेल में डिवीजन होगी, सेल डिवीजन होती रहेगी, डिवीजन होती रहेगी, ये तकसीम होते जाएंगे। तो ये आगे क्या बनाएंगे, इस तरह एक सेल्स का पूरा कुछ है बना देंगे, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो। तो इस चीज़ की स्टडी को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में क्या हम पढ़ते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक पूरे का पूरा इतना कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, पूरे का पूरा इंडिविजुअल एक खून के लोथड़े से कैसे बनता है। ये अब देखो, ये सेल्स का गुच्छ है ना, खून का एक लोथड़ा है। इस खून के लोथड़े से पूरे का पूरा इंसान या कोई भी जानदार कैसे बनता है, उसके इतने बहुत सारे कम्प्लेक्स ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम, ये सारे के सारे कैसे डेवलप होते हैं, इस चीज़ को हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है। ऑर्गन एंड ऑर्गन फॉर्मेशन कैसे होती है, टिश्यूज़ कैसे बनते हैं, टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर्मेशन। मतलब एम्ब्रियो से बहुत सारे टिश्यूज़, ऑर्गन्स और आगे फिर ऑर्गन सिस्टम, ये सारा कुछ कैसे बनता है, इस चीज़ को हम कैसे, कौन कौन सी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं जिनसे एक जानदार गुजरता है, तो इस चीज़ को किस ब्रांच में पढ़ते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। साथ ही साथ हम पढ़ते हैं बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में। बर्थ डिफेक्ट्स मतलब बच्चे की पैदाइश के दौरान कौन कौन से मसाइल हैं, कौन कौन सी बीमारियां लाहक हो सकती हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं और साथ ही साथ फिर उसकी ट्रीटमेंट को भी डिस्कस किया जाता है। ठीक है। तो ये सारा कुछ हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो आज हमने 6 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी डिस्कस कर ली हैं। अगली वीडियो में जो रिमेनिंग ब्रांचेस हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।